बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर 7th क्लास के लिए है और ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है। और हम इसमें आपसे बात करेंगे कि जो कि मुग़लिया सल्तनत का यहाँ बर सग़ीर में आगाज़ हुआ था। 1526 में सल्तनत यहाँ बनी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये सल्तनत की बुनियाद रखी। तो फिर उसके साथ साथ सिलसिला जो है एक इब्तदा थी, फिर एक सुनहरी दौर मुग़लिया सल्तनत का आया। और अब इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि किस तरह और किस बादशाह से जो है मुग़लिया सल्तनत का ये जो अज़ीम शान बर सग़ीर में मुग़लों ने अपनी बादशाहत की बुनियाद रखी थी, इसका ज़वाल शुरू हो गया। तो हमारा मतलब आज का ये जो टॉपिक है, ये मुग़लिया सल्तनत की बर सग़ीर में एक समझे कि ज़वाल का जो अहवाल है उस पर हम आपसे बात करेंगे। और 1526 में फ़रगाना से जो है ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ बुनियाद रखी अपनी मुग़लिया सल्तनत की। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया, और हुमायूं के बाद जो है उसने भी 10 साल हुकूमत की। हुमायूं को फिर 1539 में शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी। फिर वो 15 साल की जिला वतनी के बाद, जैसा कि आप मुख्तलिफ लेक्चर्स में पहले पढ़ चुके हैं, उसका इम्तिहान भी हो चुका है। और उसका 1555 में दोबारा हुमायूं ने आके शेर शाह सूरी के बेटे को शिकस्त दी और फिर उसने हुकूमत संभाली। उसके बाद फिर अकबर का दौर आया, और अकबर के बाद जो है ये मुग़ल दौर का समझें कि अरूज की तरफ एक सिलसिला शुरू हुआ हुकूमत का। और अकबर के बाद फिर उसका बेटा जो है जहांगीर आया। जहांगीर के फिर बेटे शाहजहां आया। शाहजहां के बाद फिर आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर का दौर था। ये अज़ीज़ तलबा, ये जो औरंगज़ेब आलमगीर था, ये समझें कि मुग़ल दौर के जो ग्रेटर मुग़ल कहलाते थे, अज़ीम मुग़ल बादशाह कहलाते थे, ये आखिरी मुग़ल बादशाह था। और उसके बाद फिर मुग़लिया सल्तनत का भी और मुग़ल बादशाहों का भी एक जो रोब और दबदबा होता था, एक बावकार अंदाज से जो है मुग़लों ने हुकूमत चलाई और पूरे बर सग़ीर पे उस वक्त का बादशाह वक्त और शहनशाह का लक़ब उन्हें दिया जाता था। इस औरंगज़ेब के बाद फिर ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जो है कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उसकी मेजर जो रीज़न थी, बड़ी वजह जो थी, वो यही थी कि आपस का जो शहज़ादे थे, आप उनकी मतलब आपस की लड़ाइयाँ थी। औरंगज़ेब आलमगीर क्योंकि इसके 2 अदवार गुज़रे, और इन अदवार में पहला दौर जो है उसका 1658 से जो ही शाहजहां का इंतकाल हुआ। शाहजहां के इंतकाल के बाद 1658 से 81 तक जो है, 1681 तक इसका पहला दौर था। इसमें इसने शुमाली हिंदुस्तान को कवर किया, और यहाँ जो भी बगावतें थीं या जहाँ थोड़ा सा इलाके उसके कंट्रोल में नहीं थे, उसको इसने कवर किया। फिर अगले 1682 से 1707 तक इसने अगला जो मरहला था हुकूमत का, दूसरा दौर इसका औरंगज़ेब आलमगीर का, इसमें इसने जो है जनूबी जो हिंदुस्तान था, उसमें दक्कन के इलाके थे, बेजापुर का इलाका था, अहमदनगर था, गोलकंडा की रियासत थी, जौनपुर के इलाके थे, मतलब ये सारे इनको इसने फ़तह किया। यहाँ जितने भी किले थे मुख्तलिफ मरहट्टों के या दीगर अक़वाम के, तो उनको इसने फ़तह किया। अब जब ये फ़ौत हुआ, इसका इंतकाल हुआ औरंगज़ेब का, तो इसका बेटा जो है मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है, जो कि बहादुर शाह अव्वल के लक़ब से जो है इसको नवाजा गया। और ये 1643 में पैदा हुआ था। और इसको ये 1707 में जो जानशीनी की जंग थी, मतलब भाइयों के दरमियान, बहादुर उसके औरंगज़ेब आलमगीर के 3 बेटे थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म और मोहम्मद आज़म और इसी तरह काम बख्श। तो इन बेटों को अपने मतलब ज़िंदगी में ही औरंगज़ेब आलमगीर ने जो सल्तनत हिंदुस्तान थी, मतलब उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और तीनों इलाके जो है बेटों को वसीयत की कि आप लोगों ने तीनों ने अपने अपने इलाके पे हुकूमत करनी है और आपस में
वहादत और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ना। मतलब आपस में इत्तेहाद रखोगे तो ज़ाहिर इत्तेहाद में ताकत है, और इंतशार में और इख्तलाफ में जो है कमज़ोरी है। तो लेकिन जो ही औरंगज़ेब की वफ़ात हुई, उसके मरने के बाद ही इनके दरमियान, भाइयों के दरमियान जो है जानशीनी की जंग शुरू हो गई। मोहम्मद मुअज़्ज़म जो था, ये इसके बारे में है कि मतलब इसमें सलाहियत थी काफ़ी हद तक, लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो सरदार थे वो काफ़ी मतलब एक हुकूमती और नज़्म व नस्क और इंतज़ामी अमूर को चलाने के ऊपर वो छाए हुए थे। ये जो मोहम्मद मुअज़्ज़म था, ये फयाज़ भी था, मतलब सखी था, और गरीबों को, लोगों को नवाजना, देना, तहाइफ और इस तरह, और इसी तरह गरीब गुरबा यतमा का ख्याल करना। साथ में वो मुतहम्मिल मिजाज भी था, मतलब बहुत सारी बातों पे तहम्मुल करता था, गुस्सा मतलब उस तरह से इसमें नहीं था। और इसके साथ साथ मतलब नरम दिल था, नरम मिजाज था। तो ये इसकी मतलब खूबियाँ थी, और इन खूबियों से उस वक्त के जो सरदार थे, उमरा तबका था, उसने जो कि हुकूमती मतलब अमूर और हुकूमती बड़े ओहदों पे छाए हुए थे, उन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और इस वजह से वो ज़्यादा मतलब ताकतवर होते गए, और इसको बहुत सारे मौक़ों पे जो है हुकूमत का नज़्म व नस्क, हुकूमत को चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और काफ़ी मतलब ये परेशान भी रहा, और आखिरकार ये 1712 में जो है इसका इसी हालत में इंतकाल हुआ। और फिर इसका जो सिलसिला शुरू हुआ, जो जानशीनी की जंग थी, वो उस पर थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इसने जो ही ये 1707 में बादशाह बना और बहादुर शाह अव्वल का इसको लक़ब मिला, तो इसने भी मतलब भाइयों को अपने वालिद की, औरंगज़ेब आलमगीर की वसीयत याद दिलाई, क्योंकि जो ही औरंगज़ेब, आपको पता है कि उसकी वफ़ात हुई इनके वालिद की, तो ये मतलब बाकी ये तीनों अपने अपने इलाके में हुकूमत करने के बजाय ये पूरे हिंदुस्तान के बाप की तरह हुकूमत करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने का इनका जहन में ख्वाब था या ख्याल था, मतलब सोच थी कि भी हम जिस तरह हमारा वालिद जो है पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह हिंदुस्तान कहलाता था, हम भी उसी तरह शहंशाह हिंदुस्तान कहलाएं, और छोटे छोटे इलाकों पे 3 हिस्सों में जो हुकूमत हमें मिली है, इससे नहीं बल्कि अपना हिस्सा भी और बाकी दोनों भाइयों का भी हम मतलब काबिज हो जाए। तो इस तरह इनके दरमियान जंग शुरू हो गई, खाना जंगी शुरू हो गई। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म ने भाइयों को वसीयत याद दिलाई कि भी आप लोग अपने अपने इलाके पे हुकूमत करें, एक दूसरे से हम लड़ेंगे, इख्तलाफ करेंगे तो फिर दूसरे जो सरदार हैं, दूसरी जो अक़वाम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मराठे हैं, राजपूत हैं, सब फिर हम पे जो है हमें हल्का समझेंगे, कमज़ोरी होगी हमारी, और वो हम पे जो है हावी होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। लेकिन उन्होंने उस वसीयत को खातिर में ना लाया, उसकी इस बात को। तो इस जानशीनी की जंग में पहला जो जंग का मरहला आया, पहली जो जंग हुई, वो मोहम्मद मुअज़्ज़म और मोहम्मद आज़म के दरमियान जंग हुई, और ये आगरा के मकाम पे ये पहली जंग हुई, और 8 में मतलब 1 साल के अंदर ये पहली इनके दरमियान जो है 1700 उसमें। और इसी तरह फिर उसको जो ही ये जंग हुई, तो उसमें क्योंकि ये मोहम्मद मुअज़्ज़म की इसमें फ़ौज जो थी या लश्कर था वो भी बहुत बड़ा था, और जो जंगी साजो सामान था वो भी बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से जो है उसके मुकाबले में मोहम्मद आज़म की फ़ौज कमज़ोर थी, लिहाजा उसको उसमें शिकस्त हुई, और शिकस्त के साथ साथ मोहम्मद आज़म जो है इस जंग में मारा गया। अब जब ये मारा गया तो फिर बेजापुर के इलाके पे उसके दूसरे भाई ने, काम बख्श ने, उसको हालांकि सबक सीखना चाहिए था कि वो उसकी भी काफ़ी फ़ौज थी, वो भाई था, लेकिन भाइयों में लड़ाई हुई और एक भाई मारा गया। मैं अब थोड़ा सा तहम्मुल कर जाऊँ या
اس سوچ کو جو ہے وہ پس پوش ڈالوں، لیکن اس کے اقتدار اور کرسی کی جو حواس ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بھی اس نے اپنا بیجاپور میں باقاعدہ شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا، اور اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کی سرکوبی کے لیے پھر اسی سن میں ہی، مطلب 1708 میں ہی جو تھا محمد معظم بہادر شاہ اول، اس نے جو ہے دکن کی طرف رخ کیا، اور وہاں اس کو مطلب ان کے درمیان بھی سخت لڑائی ہوئی، اس میں کام بخش جو تھا وہ اسے شکست بھی ہوئی، اور اس میں وہ خود بھی مارا گیا، اور اس کا فیروز مند بیٹا تھا وہ بھی اس میں مارا گیا۔ تو یہاں یہ اس کا مطلب جنگ کا یہاں خاتمہ ہوا۔ اب باقاعدہ طور پہ اب بہادر شاہ اول کے نام سے جو ہے یہ محمد معظم شہنشاہ ہندوستان منتخب ہوا۔ اس نے جو اسد خان تھا اس کو مطلب اپنا وزیر بنایا۔ اسد خان نے کیونکہ اس کے والد عالمگیر کی جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی اس کو وصیت نامہ دکھایا، جس میں اس نے کہا تھا کہ بیٹے کو کبھی اس کو وزیر کے عہدے پہ ہی مطلب برقرار رکھا جائے۔ اور پھر اسی اسد خان کے بیٹے ذوالفقار خان کو جو ہے ذوالفقار خان کو باقاعدہ میر بخشی بنایا گیا، مطلب بخشی اول، جو اس وقت کا سمجھیں کہ ایک اہم عہدہ تھا۔ تو اس حساب سے یہ اس طرح ہوا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر مونم خان تھا، اس کو باقاعدہ اپنا دیوان منتخب کیا۔ تو اس طرح یہ امراء جو ہے کافی حد تک اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوتے گئے، ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا گیا۔ جب جانشینی کی جنگ ہو رہی تھی تو ذوالفقار خان جو تھا اسد خان کا بیٹا، اس نے محمد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ محمد معظم جو بہادر شاہ اول کے لقب سے مشہور ہوا، اس کے خلاف اس نے اس کے بھائی محمد اعظم کا ساتھ دیا، لیکن عین آخری وقت پہ جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ کے بہادر شاہ اول کے ساتھ مل گیا، اور اس طرح اس کو محمد اعظم کو جو ہے شکست ہوئی۔ تو اس لیے اس کو جو ہے یہ عہدہ دیا گیا۔ اور پھر یہ شروع سے ہی جو ذوالفقار خان تھا، یہ ایک ساہو نام کا مرہٹہ ایک تھا، جو کہ سیوا جی ایک مرہٹہ حاکم گزرا تھا سردار، اس کا پوتا تھا۔ اس کو اس کے والد عالمگیر نے جو ہے مطلب گرفتار کیا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا۔ ذوالفقار جو خان تھا اس کا حامی تھا اس سیوا جی کا، وہ جو سیوا جی کا جو پوتا تھا ساہو، اس کا حامی تھا۔ اس نے اسے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، رہائی دے دو۔ اس نے اس کو رہائی دے دی، اور بجائے یہ کہ وہ ساہو اس کا بہادر شاہ اول کا شکر گزار ہوتا، یا اس کے سامنے جو ہے مطلب کسی قسم کی مزید جو ہے بغاوت یا خلاف نہ ہوتا، وہ جو ہی اپنے علاقے میں آبائی علاقے میں گیا دکن میں، اور وہاں جا کے اس نے اپنی باقاعدہ پھر حکومت کا اعلان کر دیا۔ جب اس نے حکومت کا اعلان کیا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قلعے جو ہیں مطلب جنوبی ہند میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی 25 سالہ دور میں جو ہے سخت کوشش اور جنگوں کے بعد، لڑائیوں کے بعد جو ہے حاصل کیے تھے، ان پہ قبضہ کیا تھا، یہ جو ساہو تھا اس نے چند سالوں میں جو ہے ان قلعوں پہ جو ہے قبضہ کر لیا۔ اور جب پھر قلعوں پہ قبضہ ہوا تو اس کے بعد جو پھر حالات بنے وہ بھی پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مطلب محمد معظم، یہ ساہو نے قلعوں پہ قبضہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس نے جو سمجھے کہ نہ صرف جنوبی ہندوستان کا امن جو ہے داؤ پہ لگ گیا، بلکہ اس سے شمالی ہندوستان کا بھی امن خطرے میں پڑ گیا۔ یہ مطلب آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے۔ اس کے مین پوائنٹس: ابتدا بہادر شاہ اول کی، اس کے جو ہے نا پیدائش ہو گئی، اس کا جو بھائیوں سے جانشینی کا مطلب لڑائی ہے، یہ سارا اس کو آپ ذہنشین بھی کریں گے، اس کو آپ اپنی نیٹ کاپی پہ بھی لکھیں گے، اور ساتھ میں مطلب کوشش کریں کہ اس کے جو اہم نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کو الگ سے لکھ لیا کریں، اور ویسے اوورآل تھورلی آپ کے پاس جو بک ہے اس کو نیٹ کاپی پہ وہ الگ سے لکھا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مین پوائنٹس آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ذہن نشین ہو جاتے ہیں،
اور کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔